हेलो डियर, आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने तैयारी को भी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। लेकिन बात ऐसी है कि सर, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड के प्रिपरेशन में इतने मदहोश हो जाते हैं, मतलब इतने घुस जाते हैं कि भाई उनको जेई का उतना खास ख्याल नहीं रह पाता है। तो जेई के लेवल पे हो सकते हैं कि उनका जो प्रिपरेशन है वो जीरो लेवल पे महसूस करते हो, जो कि सही नहीं है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से की है तो आप अपने आप को जीरो लेवल पे नहीं रख सकते हो, है ना सर। लेकिन अब उनका माइंडसेट तो यही रहता है सर कि हमने तो जेई मेन के लिए प्रिपरेशन की नहीं है, जेई के बारे में मतलब बहुत सारी भ्रांतियां भी मन में पाल करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने माइंडसेट के हिसाब से जीरो पे होते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग आज यहाँ पर उसी आपके माइंडसेट को जीरो से हीरो तक ले जाने के लिए मौजूद हैं। तो हम सभी एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि आप अपने जो लेवल है, आपका सब्जेक्ट का जो लेवल है, वो जीरो से हीरो तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसकी शुरुआत सूरज सर करेंगे मैथ्स के साथ, है कि नहीं सर। बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं यार ये कई बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि भाई मैं एकदम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत लो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्या काम करूँ कि मैं एक पाथ को फॉलो करके बहुत बढ़िया कर सकूँ। तो स्टार्ट करेंगे यार मैथमेटिक्स से। देखो पर्सनली यार जो मैं मैथ में फील करता हूँ, जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, देखो कोई ज़रूरत नहीं यार डायरेक्टली तुम्हें पढ़ने की, डायरेक्टली तुमने स्टार्ट कर दिया पेन से, डायरेक्टली आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दी, कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहली चीज़ जो आपको स्टार्ट करनी है भाई, बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि अभी आपके फिजिक्स वाले सर भी आके कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यार यही एक मेन चीज़ है जो कि पूरे के पूरे इंटायर मैथमेटिक्स में यूज होने वाला है। अब आप चाहे जितना बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं यार, इस बार लॉग का यूज करके एक ऐसा बहुत तगड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल ही नहीं था, बेसिकली एक इनइक्वालिटी सॉल्विंग सवाल थी। तो आपको पहले तो बेसिक्स क्लियर करना है। मैं बेसिक्स में भी बता देता हूँ आपको कौन कौन से पार्ट क्लियर करने हैं। सबसे पहली बात जो बेसिक में आते हैं यार, तो नंबर सिस्टम आपको पूरा का पूरा आना चाहिए। एक बार आईआईटी जेई में सवाल पूछा गया था जिसमें पाई भी दिया था आंसर, 22/7 भी दिया था। कई बच्चे पाई पे क्लिक कराएं, कई बच्चे 22/7 पे क्लिक कराएं, और जबकि उनमें से कई बच्चों को यही नहीं पता था, उसमें से आपको रेशनल नंबर को चूज करना था। तो वहां पे बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, सोचते हैं पाई भी सेम है, 22/7 भी सेम है। तो ये चीजें आपको यहीं से पता चलेंगी। कई स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं जो कि आपको यहीं से पता चलने जा रहा है। देन उसके बाद यार बहुत ज़्यादा जो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हो तो बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको आने चाहिए कि भाई सर्किल की क्या प्रॉपर्टी होती है, बेसिक ट्रायंगल में सिमिलरिटी की क्या प्रॉपर्टीज होती है, आइसोसेलेस क्या है। और इवन आप जेई मेन में अगर नोटिस करोगे यार, तो पूरा स्ट्रेट लाइन तुम पढ़ जाओ, अगर तुम्हें रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं पता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नहीं पता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं पता है, ट्रेपेजियम नहीं पता है, डेफिनेटली आप यहाँ पे गलत करके आओगे 100%। तो ये चीजें क्लियर करना है। ये नहीं कि भाई स्ट्रेट लाइन तुम बाइसेक्टर पढ़ रहे हो और यही आपको नहीं पता भाई रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है। आपसे सवाल में पूछा गया है 4 वर्टिसेस और रोम्बस है या नहीं है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे करनी। फिर तीसरी चीज आते हैं, जब हम कैलकुलस की बात करते हैं यार, तो कैलकुलस में बड़े बड़े सवाल बच्चे कर ले जाते हैं, इंटीग्रेशन में इतना लंबा लंबा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन एट लास्ट उन्हें यही नहीं पता होता है कि बस थोड़ा सा घुमा देगा भाई, जैसे ये वाला क्वेश्चन इस बार आपने देखा था कुछ इस तरीके से। और बेसिकली इसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई, इसी जीआईएफ पे पूरा का पूरा जितना भी डेफिनेट इंटीग्रेशन सारे क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कभी कभी पीरियोडिक वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो भाई सब कुछ आप पढ़ लिए, फॉर्मूला रट लिया, सब कर लिया, बट अगर आपको यही नहीं पता है यार कि ये जीआईएफ क्या है, मॉडुलस फंक्शन क्या है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए भाई आपको फंक्शन का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए टू मास्टर। और ये कैलकुलस जिसमें हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं, टोटल 30 to 36 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो ये तब तक आप बेहतर नहीं कर पाओगे जब तक कि आप पूरा का पूरा फंक्शन नहीं पढ़े हो। फंक्शन में सारी चीजें भाई, चाहे वो डोमेन की बात हो, चाहे रेंज, चाहे 1 1 ऑन 2, सब कुछ आपको यहाँ पे आना चाहिए। इनवर्स निकालने पे कभी कभी डिफरेंशिएशन सिंपल सा, जैसे ऐसे अगर कुछ आपसे दे दिया भाई y = 5 to the power log x, अब इसके इनवर्स का आपका डिफरेंशिएशन बताना, इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, फिर आप डिफरेंशिएशन कहाँ से करोगे। हर एक चीज के तह तक जाना और इसके एकदम रूट को पकड़ना है भाई। अगर आप रूट ही नहीं जान रहे हो तो कहीं ना कहीं भाई आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो उसी तरीके से भाई फंक्शन में सारी चीजें, जैसे कि भाई डोमेन हो गया, रेंज हो गया, 1 1 ऑन 2 की बात हो ही गई। देन इसके बाद जितने भी यार ग्राफ्स हैं, अब ग्राफ्स में कहोगे कौन कौन से ग्राफ, जितने भी अलजेब्राइक ग्राफ्स हैं, जितने भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के ग्राफ हैं, जितने भी पीस वाइज फंक्शन के ग्राफ हैं, सभी के ग्राफ पे आपका कमांड होना चाहिए।
देन इसके बाद ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन भी सभी को आना चाहिए कि भाई अगर y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है तो मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप बना लो। यहाँ मॉड लगा दिया, यहाँ मॉड लगा दिया, इसके अंदर माइनस लगा दिया, यहाँ बाहर माइनस लगा दिया, सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब पीस वाइज फंक्शन के जब अंदर आते हैं तो उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे जीआईएफ की सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि सिंपल कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। इसी बार सीक्वेंस एंड सीरीज में शायद कई बच्चों को ये वाली प्रॉपर्टी याद हो, है ना, डायरेक्ट सीक्वेंस एंड सीरीज में इसके बेसिस पे भी आपसे पूछ दिया गया, लास्ट में n-1/n तक जाता है। तो अगर ये याद किया होगा कोई बच्चा तो तुरंत ही इसे कर ले जाएगा। हालांकि ये मैनुअली भी किया जा सकता है देख के। तो ये कुछ चीजें यार जो कि आपको करके जाना है, फिर इसके बाद आपको मैथमेटिक्स पे जाना है। हाँ, इसके बाद भाई देखो कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं, तो इसके बिना यार फिर आपकी जिंदगी अधूरी। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के फॉर्मूले, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ्स आपको आने चाहिए, इनवर्स ट्रिगो के ग्राफ्स आने चाहिए, तब जाके यार थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स बढ़िया कर पाओगे। अगर इतना आपको नहीं आता और अगर आप अभी भी अपने आप को मैथ में चैंपियन समझते हो तो फिर ये आपकी गलत फहमी, आप जेईई में सवाल नहीं कर पाओगे। तो एक बार मैं अपने बातों को कंक्लूड करता हूं यार। आपको करना क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, रेशनल क्या इरेशनल, प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट नंबर, एचसीएफ क्या एलसीएम, एचसीएफ पे कितने सवाल आए 2021 खोल के देख लो। कई बच्चों को इसमें एलसीएफ नहीं पता, एचसीएफ नहीं पता होगा निकालना, एलसीएम नहीं पता होगा निकालना। फिर फंक्शन आपको पढ़ लेना, कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले कोऑर्डिनेट स्टार्ट करना, बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट जो क्लास 10th लेवल तक है कि भाई रोम्बस की डिफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें। फंक्शन में सारे के सारे ग्राफ्स को आपको देखना है, देन आपको कर्व ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, y इक्वल टू मॉड एक्स कैसे, थोड़ा सा ग्राफ शिफ्टिंग के बारे में देखना है। देन इसके बाद आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, देन ग्राफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे ग्राफ्स। मेरा मानना तो ये भाई, मैथ में इतना किए बिना आप स्टार्ट ही मत करो, अदरवाइज आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ओके, अब मैं इनवाइट करूंगा आयुष सर को केमिस्ट्री के फर्दर डिस्कशन के लिए। आयुष सर। तो आई होप कि सूरज सर ने आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया होगा कि आपको किन किन बेसिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपका बेसिक पार्ट या फाउंडेशन पार्ट इतना स्ट्रांग बने कि उसके ऊपर में आप एक के बाद एक फ्लोर बना सके। ठीक उसी तरीक़ा से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री में देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूरे केमिस्ट्री को, मतलब पूरे केमिस्ट्री के लिए वो फाउंडेशन की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आपको अगर केमिस्ट्री में देखोगे तो पूरा केमिस्ट्री आपके 3 पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाइड है। एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा एक और पार्ट आपका आ जाता है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब इन तीनों के लिए एक अपना अपना फाउंडेशन पार्ट होता है। ठीक है, फाउंडेशन पार्ट कहने का मतलब आप समझ ही रहे हो कि ऐसा कौन सा चैप्टर जिनको करने के बाद अगर हम बाकी चैप्टर्स को उसके बाद करते हैं तो हमको चीज़ें ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा स्मूथली चीज़ें समझ में आती है। तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बात करूं तो इसमें 2 चैप्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और दूसरा है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे तो बाकी सारे चैप्टर्स भी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त यूज़ अगर आपको किसी चैप्टर का देखने को मिलेगा बाकी सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में है, वो है मोल कंसेप्ट। क्योंकि पूरे कोई भी आप चैप्टर उठा लो, चाहे गैसियस स्टेट उठा लो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स उठा लो, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम उठा लो, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम उठा लो, चाहे रिडॉक्स उठा लो, चाहे सॉलिड स्टेट, चाहे सॉल्यूशन, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चाहे केमिकल काइनेटिक्स, आप देख रहे होंगे मैंने सारे चैप्टर्स लगभग बोल ही दिए फिजिकल केमिस्ट्री के, चाहे सरफेस केमिस्ट्री उठा लो, कोई भी चैप्टर्स उठा लो, उसमें कोई भी सवाल का जो शुरुआत होगा ना वो किसी ना किसी अमाउंट से होगा, और ये जो मोल है ना उसी अमाउंट को दर्शाने का काम करता है। तो आपको मोल या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अमाउंट को सबसे पहला फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों के बारे में आगे सोच सकते हो। तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो ये दोनों पार्ट आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर कई किताबों में इनऑर्गेनिक में इसको सम्मिलित किया जाता है, कई किताबों में इसको फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में इसको सम्मिलित किया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ पार्ट जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में सम्मिलित होना चाहिए, कुछ पार्ट जो है वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि इसका जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह हो गया, ये कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक का फाउंडेशन ले डाउन करने का काम करता है। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर्स है जो एकदम आपके कंठस्थ, मतलब कंठस्थ इतना मतलब रटने वाला बात नहीं बोल रहा हूँ, समझ करके याद करना है ना। एक होता कि बिना समझे बस पढ़े जा रहे और रट्टा मार लिए, तो वो नहीं होना चाहिए।
जैसे आपका नाम आपके पिताजी ने कुछ ना कुछ रखा होगा, मान लो XYZ नाम रखा, ठीक है, एक बाकी सभी लोग क्या कर लिया, आपके नाम का रट्टा मार लिया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका नाम XYZ क्यों रखा गया, कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है, या पिताजी को उस नाम से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिस कारण आपका नाम XYZ रखा गया, कुछ भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चीज़ों को समझना है, फिर उसको दिल और जहान में बैठाना है, और फिर पीरियोडिक के बाद आप केमिकल बॉन्डिंग का बात कर ले, ये आपके क्लियर होने चाहिए केमिस्ट्री में ये पार्ट, ठीक है। फिर अगर आप बात कर ले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये पार्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये 3 पार्ट क्लियर है तो बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए हलवा हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर बात करेंगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को हम लोग किस तरीका से स्टार्ट करें। तो इसमें सबसे पहला जो बेसिक फाउंडेशन है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके बाद आपको GOC1 करना है, उसके बाद आपको GOC2 करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें ले डाउन करते हुए आगे चलनी है, IUPAC, GOC1, GOC2, है ना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म पार्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, और अगर आप सारे रिएक्शन को इस मैकेनिज्म पार्ट में ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि फाउंडेशन की तरह काम करेंगे बाकी पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर्स को समझने के लिए, ठीक है। कुछ चैप्टर्स इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं जिनको इनको कंप्लीट कर लेने के बाद अगर आप उनको पढ़ते और याद करते तो श्योर शॉट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गए, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे डायरेक्ट सवाल आपको हिट करता हुआ नजर आएगा, और उसके लिए कोई हाई फाई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ZDL वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ NCERT का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड दिल और जहान में बैठा लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको केमिस्ट्री को किस तरीके से अपने लेवल को 0 से हीरो तक लेकर के जाना है ये बातें समझ में आ गई होगी, आपके दिमाग में बैठ गई होगी, आपके दिल में बैठ गई होगी, है ना। तो अब समय है फिजिक्स का। तो आइए मूल्य सर फिजिक्स के चीज़ों को भी समझाते हुए आगे बढ़ना है सर, थैंक यू ताकि सर। बच्चों लोग को फिजिक्स के बारे में भी ये समझ में आए कि कैसे हम लोग को 0 से हीरो तक मूव नहीं, बिल्कुल कोशिश यही की जाए। तो ठीक है, जैसा बच्चों अभी सर ने बता दिया, इसके पहले मैथ्स वाले सर ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम लोग अपनी पढ़ाई को वापस से कंटिन्यू करें और इसमें 0 से हीरो तक कैसे पहुंचा जाए। सेम इसी तरह से केमिस्ट्री वाले सर ने समझाया। फिजिक्स में हालांकि बहुत कुछ समझाने के लिए है नहीं। जैसे हम लोग फिजिक्स को देखें तो इसमें फिजिक्स का 11th वाला पार्ट और 12th वाला पार्ट, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों में ही मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है वेक्टर्स। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है वेक्टर्स, क्योंकि पूरी फिजिक्स में चाहे वो 11th की फिजिक्स हो या 12th की फिजिक्स हो, मोर देन 80% क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं। तो जब तक हम लोग वेक्टर के अलजेब्रा को अपने कमांड में नहीं लाते हैं तब तक हम लोग फिजिक्स के किसी भी चैप्टर को अच्छा नहीं कर सकते, चाहे वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कोई सा भी चैप्टर हो, या 12th का अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें या मैग्नेटिज्म की बात करें। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो तो वेक्टर्स है। लेकिन वेक्टर्स में हम लोग ये देखते हैं कि वेक्टर्स को फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है और इसको मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो वेक्टर्स को मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं, फिजिक्स में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। वेक्टर्स मैथमेटिक्स का ही एक ऐसा चैप्टर है जिसकी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स में। इसमें रिक्वायर्ड क्या क्या है वेक्टर का, जैसे एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट है। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट से ज़्यादा इसमें और कुछ अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद वेक्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना XYZ में। और जब भी हम लोग वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ें तो उसके बाद इंडिविजुअल डायरेक्शन में एनालिसिस आसान हो जाती है, चाहे वो X के करस्पॉन्डिंग करनी हो या Y के या Z के। तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि 80% से ज़्यादा क्वांटिटीज़ फिजिक्स में वेक्टर ही हैं, और जिनको वेक्टर से रिलेटेड ये चीज़ें नहीं आती हैं वो फिजिक्स सीख ही नहीं सकता, चाहे वो कितने ही प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो पहली बात तो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि चलिए वेक्टर मान लीजिए हमने ठीक ठाक कर लिया, तो वेक्टर के बाद अपना जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इस पे फोकस होना चाहिए।
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या है, हो सकता है कि इन पे डायरेक्ट कोई सवाल ना आए, ऐसा भी हो सकता है जेई मेन में या एडवांस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे सीधा सीधा कोई सवाल ना आए। लेकिन पूरे फिजिक्स में बहुत रेयर ही ऐसे चैप्टर्स हैं या ऐसे सवाल बनते हैं जिसमें कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज़ ना होता हो। तो ये हर तरह से, चाहे हम लोग मैकेनिक्स का कोई सा भी चैप्टर उठा लें, रोटेशन में चले जाएं या वर्क एनर्जी थ्योरम में जाएं, सब में कहीं ना कहीं लॉज ऑफ मोशन का यूज़ आता ही आता है। 12th की फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर देते हैं, वहाँ पे भी लॉज ऑफ मोशन का रोल आ जाता है। मैग्नेटिज्म में जाएंगे, सर्कुलर मोशन की एनालिसिस करेंगे, वहाँ पर भी लॉज ऑफ मोशन का यूज़ आ जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला तो अपना वेक्टर हो गया, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। तो जब तक हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं सीखते हैं, फिजिक्स हम लोग सीख ही नहीं सकते। ये समझ लीजिए कि जो काम वेक्टर का है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखना है, वेक्टर सीखने हैं। ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं अपने पूरी फिजिक्स के लिए। इसके बाद ही हम लोग ये सोच सकते हैं कि अब फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट की जा सकती है। तो एक बार ये 3 चीज़ें हम लोग अच्छे से सीख लें, उसके बाद जब पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करने में भी हम लोग इनके बाद क्या स्टार्ट करें, इसके बाद नंबर आता है यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करिए, यूनिट एंड डायमेंशन से, UND। यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, एरर एनालिसिस हो गया, मेजरमेंट हो गया जिसमें वर्नियर, कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और ये बहुत आसान होते हैं, फार्मूले बेस्ड होंगे या फिर थोड़ा बहुत अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा नंबर है, यूनिट एंड डायमेंशन के बाद ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद अभी अगर हम लोगों ने फिजिक्स अच्छे से नहीं की हो तो हम लोग वो पार्ट टच करते हैं जिसमें कि मैकेनिक्स का न के बराबर यूज़ हो। उसमें सबसे अच्छा पार्ट क्या आता है, रे ऑप्टिक्स। इसमें आपको मैकेनिक्स का यूज़ नहीं मिलेगा। इसी के साथ वेव ऑप्टिक्स, इसमें मैकेनिक्स का यूज़ न के बराबर है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बाद हम लोग मैकेनिकल वेव में भी आ सकते हैं, साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव। यहीं से मैकेनिकल वेव में भी आ सकते हैं, मैकेनिकल वेव। इसके साथ ही आप AC कंप्लीट करिए, अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर कंप्लीट करिए, और इसके साथ ही साथ इसमें EM वेव्स EM वेव्स। तो ये वाले जो चैप्टर्स मैं काउंट करा रहा हूँ इसमें मैकेनिक्स का बहुत लिमिटेड यूज़ है। थोड़ा बहुत यूज़ हमें मैकेनिकल वेव में ही मिलेगा, बाकी और किसी में मैकेनिक्स का यूज़ नहीं मिलेगा। तो ये सारे चैप्टर्स अपने ऐसे हो गए जिसमें कि हमने बहुत मिनिमम एफर्ट पे, जहाँ पर चीज़ें मिक्स नहीं होंगी, सीधा सीधा पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे। वेव ऑप्टिक्स, मैकेनिकल वेव, AC, ये सारे एक ही जैसे चैप्टर्स हैं। यहाँ से अपना काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। इसके बाद ये वाले पार्ट से जैसे ही हम लोग इसको कवर करते हैं, यहाँ से वापस हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स पे आने में भी यही बेनिफिट है कि यहाँ पर भी मैकेनिक्स का न के ही बराबर यूज़ है, और इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं अपने। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होते हैं, वापस से फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो दोनों की हेल्प होगी। इसके बाद जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पे आएंगे, रेडियो एक्टिविटी हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया। ये सारे चैप्टर्स को हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और इस पर 2-4 सवाल आते ही आते हैं। तो ये इतनी चीज़ें अगर हम लोग कर लें, मैकेनिक्स के पार्ट को पूरी तरह से छोड़ भी देते हैं, तो भी अपना जो मेन रिक्वायरमेंट है, ये समझ लिए कि यहाँ पर 60 to 70% आपका सिलेबस ये कवर कर लेता है, 60 to 70%। बाकी 25-30% के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उनके लिए ये जो मैंने शुरू में बताया कि भाई वेक्टर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बगैर आप फिजिक्स की बात ही नहीं कर सकते। वेक्टर्स पढ़ने के बाद लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन जैसे हम लोग स्टार्ट करें तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस अपना फ्री बॉडी डायग्राम पे होना चाहिए। जिसको FBD बनाने नहीं आता है वो फिजिक्स नहीं सीख सकता। तो वेक्टर और FBD ये तो अपने मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए। इनके बाद से हम लोग रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मैकेनिकल वेव, AC, MI, इसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स और भी जोड़ सकते हैं, जिसमें कि फ्लूइड मैकेनिक्स पे आप आ जाइए। यहाँ से अगर हमें कुछ और टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़िए। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी अपना मैकेनिक्स का यूज़ कम है, फॉर्मूले पे सवाल इधर ज़्यादा मिल जाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद हम लोग आते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इनमें सवाल आते ही आते हैं और फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कर लीजिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर।
और इसके बाद अगर कुछ पढ़ना हो तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बाद कुछ पढ़ना हो तो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते ही पढ़ते हैं, वापस फिजिक्स में और पढ़ लीजिए, दोनों की हेल्प हो जाएगी और दोनों में नंबर स्कोर करेंगे। तो फिजिक्स में इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना अगर आपका हो जाता है लिमिटेड टाइम में और कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो फिर आप बाकी के चैप्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए, लेकिन इतनी चीज़ें पहले अच्छा कर लीजिए। इतने पे जब कमांड हो जाए तो उसके बाद आप कोशिश करिए आप ये 70% से 90-95% तक फिजिक्स में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का एक सही तरीका होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें एक और है कि भाई जब भी हम लोग पढ़ाई करने बैठें तो ऐसे नहीं कि हमने 25 सवाल लगा लिए इस कंसेप्ट पे तो हमारा फिजिक्स तैयार हो गया या ये कंसेप्ट तैयार हो गया। ये कोई तरीका नहीं पढ़ने का। पहले आपका कंसेप्ट तैयार होना चाहिए। फिजिक्स में बिल्कुल ये फिक्स है कि जब तक आप डिफिनीशन नहीं तैयार करेंगे, कंसेप्ट आपका तैयार नहीं होगा, तब तक सवाल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको ये चैप्टर आ गया है या ये कंसेप्ट आपने सीख लिया है। तो कोशिश यही करिए कि जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया है वैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और ज़ीरो से हीरो बनने का अपना उस तैयारी में लग जाइए। आइए बिल्कुल। सर। कहीं ना कहीं यार आपको ये चीज़ें एकदम समझ में आ गई होंगी भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में ऐसी चीज़ें क्या करनी है कि भाई आप मास्टर बन सकें। ठीक है, तो ये था भाई कंप्लीट, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तो आप कमेंट सेक्शन में एक जरूर बताना भाई आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या और सबसे वीक सब्जेक्ट क्या है। अगर आपको ऐसा कोई पोर्शन भी लगता है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन बता सकते हो, क्योंकि भाई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका तीनों ही वीक है। सही बात है। तो वो क्या बताएंगे, है ना। नहीं, तो वो आप तीनों लिख सकते हैं, कोई तीनों दिक्कत लिख दो भाई, इस मेरा सब्जेक्ट तीनों में वीक। बताएं और उसमें चैप्टर्स भी बताएं हाँ कि कौन सा हाँ, चैप्टर ताकि वीक हम है लोग कि ऐसे वीडियोस ला सके हाँ कि उस चैप्टर को आप किस तरीके से हाँ, पढ़ ये कितना भी वेटेज ठीक है। दिया जाए, या बिल्कुुल। उसमें ऐसा ना हो कि भाई इस चैप्टर पे हम टाइम ज़्यादा दे रहे हैं और उससे स्कोर कम कर रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उनको साइड किया जाए। और अगर आपको भाई खुद से जीरो टू हीरो बनने में दिक्कत आ रही तो हमारा जीरो टू हीरो राइज बैच आ चुका है। बेसिकली राइज बैच के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद हमने लॉन्च किया है राइज 2.0 बैच, जहां पे आपको कंप्लीट जीरो टू हीरो बनाया जाएगा। ये हमारी गारंटी भाई। एक एक बच्चा जिसे 0% इंटरेस्ट है, चाहे मैथ में, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, हमारे फैकल्टीज, हमारे टीचर्स ये दावा करते हैं भाई आपको पूरा का पूरा इसमें इंटरेस्ट आएगा। उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, जैसे उसमें आपकी पहले थ्योरी कवर होती है, देन उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस होते हैं। प्रॉब्लम भी यार ऐसे नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, देन उसके बाद कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आपकी पीवाईक्यूज, रिसेंट पीवाईक्यूज आए हुए हैं, और कुछ ऐसे जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं कि जिस बेसिस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं राइज बैच में। यार आपको पूरा का पूरा मेंटरिंग सेशन मिलता है, पार्ट टेस्ट मिलता है, फुल टेस्ट मिलता है। और यही नहीं, इसके बाद आपको दो एकदम मेन चीज़ें जो कि हर प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ होती है, जिसे हम मटेरियल के नाम से भी बोलते हैं। तो RRM दैट इज रैंकर्स रिवीजन मॉड्यूल कंप्लीटली हैंड रिटन होता है। जहाँ जहाँ आप दिक्कत करते हो, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट, हम उसे हाथ से लिखते हैं और आपको देते हैं। RGB दैट इज रैंकर्स गेस्ट बुकलेट, ये 10 क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन के एक सेट होता है, जो कि हम ये दावा करते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। और इस कंप्लीशन के बाद आपको मिलते हैं फुल टेस्ट और साथ ही साथ में RER बैच, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच है। तो यार ये एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है आपका। एक बार आप राइज बैच में आ जाते हो तो आप पूरे JEE एडवांस तक हमारे साथ रहते हो। जितने भी अपकमिंग बैचेस होंगे आपको उसमें फ्री एंट्री मिलती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, या फिर आप सीधे रैंकर्स लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पे जाके www.myrankers.com पे जाके आप इनरोल कर सकते हो, या तो आप प्ले स्टोर में रैंकर्स लाइव लर्निंग ऐप आप सर्च कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी इस बैच के रिगार्डिंग तो आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।